जब हमारी सरकार नहीं थी तो यूरिया का और खाद का काफ़ी बड़े पैमाने पर किल्लत हुआ करता था। निश्चित तौर पर राम मंदिर आज भी हमें को याद आ रहा है। किसानों की आय दुगुनी हो 2022 तक, ये हमारे पार्टी का, हमारे सरकार का सोच है। नमस्कार, मैं हूं कौस्तुभ झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। इनसे मिलिए कि इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार। हम इनसे राजनीति की बात करें उससे पहले ये किसान परिवार से आते हैं, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किसानों की ऐसी क्या दशा है कि पिछले 7 दशक बाद भी आज भी भारतीय राजनीति में किसान अपनी समस्याओं को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। ऐसा क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सका? निश्चित तौर पर किसान स्वयं एक समस्या का नाम कह लीजिए, तो इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसान विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं और इसके पीछे निश्चित तौर पर सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो सरकारें नहीं हैं उनके द्वारा निश्चित तौर पर किसानों की जो समस्या है, बिजली का, खाद का, और किसान खेती में आप ले सकते हैं अगर इसका फल का, चाहे वो मत्स्य पालन का हो, पशुपालन का हो, ये सब व्यापक दायरे में कृषि आता है। इन सब चीजों पर पीछे की सरकारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर जिसके वजह से उनकी सारी समस्याएं आज बनी हुई है। पिछले 4 साल से आपकी सरकार रही है केंद्र में और कुछ दिनों से अभी आप बिहार में भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो आपने किसानों की इन समस्याओं का क्या समाधान किया? हमारी सरकार निश्चित तौर पर केंद्र में और राज्य में हम लोग की सरकार है और ईमानदार और संवेदनशील सरकार है। जब हमारी सरकार नहीं थी तो यूरिया का और खाद का काफी बड़े पैमाने पर किल्लत हुआ करता था, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आई, उसको हम लोग नीम कोटेड यूरिया बनाकर किसानों की जो यूरिया का किल्लत था या और जो दूसरे खाद का किल्लत होता था उसको हम लोग दूर करने का प्रयास किए हैं। दूर हुआ है। आज कहीं भी खाद की कोई किल्लत नहीं है। समुचित रेट पर और समुचित मात्रा में किसानों को खाद मिल रहा है। ऐसा हम लोग करने में सफल रहे हैं। किसानों के लिए आप कई योजनाएं चलाए, किसानों के बेहतरी के लिए आपने काम किया। आप उनकी आमदनी को दुगुना करने की बात करते हैं। बावजूद इसके इसी मुद्दे पर आप अभी जो उपचुनाव हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपको नुकसान हुआ, तो क्या लगता है कहाँ लैक रह गया, कहाँ कमी रह गई? आपकी बातें वहां तक नहीं पहुंच सकी, आपकी योजनाएं नहीं पहुंच सकी, या किसानों को जो चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे हैं? निश्चित तौर पर किसानों की आय दुगुनी हो 2022 तक, ये हमारी पार्टी का, हमारे सरकार का सोच है। और उसके लिए हम लोगों ने जो धान का, गेहूं का जो कीमत है उसको तय करके जो लागत मूल्य है उससे डेढ़ गुना दाम पर खरीदने का फैसला किया। एमएसपी हम लोगों ने निर्धारित किया है। और उसके अलावा जो बिजली की समस्या है उसको अलग से फीडर बना करके बिजली देने की योजना है, उस पर काम भी चल रहा है। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार वहाँ अच्छा काम की, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारे विरोधी थे निश्चित तौर पर उनको दिग्भ्रमित करने में सफल रहे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमारी सरकार निश्चित तौर पर किसानों के लिए
अच्छा काम की है, इसमें कहीं से कोई दो मत की आप बात खुद किसान परिवार से आते हैं, आपकी समझ से एक किसान के रूप में आपके समझ से ऐसा क्या करे सरकार जो किसानों को उसका लाभ मिले? असल में किसान सोचते क्या है? चूंकि आप स्वयं किसान हैं, तो किसान क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर हम लोग किसान परिवार से आते हैं और कोई एक काम कर देने से किसान का समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। व्यापक विषय है, व्यापक समस्या है, सब क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। हमको लगता है किसी एक क्षेत्र में किसी एक अगर शुरुआत करना पड़े तो 5 किन किन चीजों पर आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम अगर करना हो तो निश्चित तौर पर हम शुरुआत करना चाहेंगे किसानों को अलग से बिजली मिले। मेरी सबसे प्राथमिकता होगी और पर्याप्त मात्रा में उनको बिजली मिले, समुचित मतलब दर पर और समुचित मात्रा में सही खाद मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उनको समय पर ऋण मिले, ये मतलब तीसरा बात होगा। चौथी बात होगी, अगर उनको आपदा से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई त्वरित, ऐसा नहीं कि इस सीजन में नुकसान हो रहा है और उनको हम साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद उसकी भरपाई करें, उनको कोई अनुदान या सहायता दें, तो उसका भी हम समझते हैं कि कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। और हमारे क्षेत्र में पहले ईख का, गन्ने का पेराई के लिए चीनी मिल हुआ करते थे, बंद पड़े हैं। हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर उद्योग धंधा, कृषि से संबंधित उद्योग धंधा लगे, फल सब्जी पर आधारित उद्योग धंधा लगे, तो निश्चित तौर पर किसानों का कल्याण हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कर्ज माफी को आप किस रूप में लेते हैं? कर्ज माफी निश्चित तौर पर समस्या का समाधान नहीं है, ये तत्काल राहत उनको पहुंचा सकता है और अभी तत्काल राहत मिल सकता है, लेकिन हम समझते हैं इससे न देश का और न किसानों का कल्याण होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तत्काल राहत मिल सकता है, उनको तत्काल राहत देने की आवश्यकता भी है। अजय जी, अभी पिछले दिनों आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी आपको शामिल कर लिया गया है, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चुके हैं। तो राजनीति की जो धारा अभी बह रही है, अभी जो आप देख रहे हैं राजनीति की जो धारा बह रही है, इसमें आपको एनडीए गठबंधन, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कैसा लगता है? निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, कहीं कोई विश्वास में कमी नहीं है। हम भले ही 3 राज्यों में चुनाव हार गए हों, लेकिन मेरा दावा है कि मेरे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास जिस प्रकार का संवेदनशील, ईमानदार, कर्मठ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास और एक लंबी फौज है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है। इसको, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार केंद्र में रहेगी और अन्य राज्यों में भी इसका फैलाव होगा, ऐसा मेरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास नहीं। लेकिन जब आप पिछली बार चुनाव में आए थे तो जो कई मुद्दा था, उसमें से कुछ प्रमुख मुद्दा था जिसमें आप कहते थे धारा 370, राम मंदिर, पाकिस्तान के साथ जो चल रहा था दुश्मनी, उसको लेकर के भी आप बहुत सख्त बातें किया करते थे। लेकिन अभी तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ नहीं, 4 साल बीत गया, अब आपको याद आया राम मंदिर। निश्चित तौर पर राम मंदिर आज भी हमें को याद आ रहा है, दूसरे किसी लोगों को आज भी राम मंदिर नहीं याद आ रहा है। कांग्रेस के लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश कर रहे हैं कि भाई इसकी सुनवाई अभी नहीं कीजिए, चुनाव बाद कीजिए। तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर हम ही हैं की सुनवाई हो रही है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी ने 2 दिन पहले ही कहा है कि अभी भी राम मंदिर के लिए अध्यादेश का रास्ता खुला पड़ा है, निश्चित तौर पर। और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि कोर्ट इस पर त्वरित सुनवाई करे, फैसला करे। ये 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास का, आस्था का सवाल है, सुनवाई करना चाहिए कोर्ट को, जल्द से जल्द इस पर डिसीजन करना चाहिए।
अगर कोर्ट इस पर लतीफी करेगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी राम मंदिर के निर्माण पर संवेदनशील है। इस पर हम लोग डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको लगता है कि राम मंदिर का अगर निर्माण हो गया है या कोर्ट का फैसला पक्ष में आ गया है या अध्यादेश ला करके ही सही आप उसके निर्माण कार्य को आरंभ कर दिए तो इसका आपको लाभ मिलेगा चुनाव में? निश्चित तौर पर इसको लाभ मिलेगा। ये एकदम जनता व्यग्र है, बेचैन है राम मंदिर के निर्माण के लिए। वो अपने आराध्य के एक का भव्य मंदिर अयोध्या में बनते हुए देखना चाहती है। वो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। निश्चित। लेकिन आप पर इल्जाम लगते रहे कि आप सांप्रदायिक हैं, आप किसी खास वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं, दूसरे वर्ग आपसे नाराज हैं, उनको लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आप हस्तक्षेप करते हैं। निश्चित तौर पर एकदम मेरा जो नारा है हम उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने किया भी है। अगर हम किसानों के लिए बिजली देने का काम कर रहे हैं, अगर गांव के किसानों को अगर हम गांव में हम सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, अगर हर घर शौचालय देने का काम कर रहे हैं, हर घर गैस कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, मातृत्व योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई किसी जाति धर्म और व्यक्ति का कोई सवाल नहीं है। कोई बता तो दे कि हाँ इसमें कहाँ से हम लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं, इसको किसी खास धर्म और जाति के लिए लोगों को कर रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास तो है ही। आप बिहार के मीनापुर विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछले बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इससे पहले आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे। अभी क्या लग रहा है कि 3 साल बीतने को है, 3 साल से थोड़ा ज्यादा ही हो गया बीतने को है, तो विकास की गति आपके विधानसभा क्षेत्र में जहां से कि आप राजनीति करते हैं, क्या लगता है आपको कि कैसा चल रहा है? विकास की गति निश्चित तौर पर अभी मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जो होना चाहिए था, जिस गति से पीछे दिनों में हमारे पिताजी मंत्री रहे, विधायक रहे, जिस तीव्र गति के साथ मीनापुर का विकास हुआ, आज मीनापुर का विकास ठप पड़ा हुआ है। एकदम से अराजकता का माहौल है और निश्चित तौर पर हम समझते हैं आने वाले दिनों में मीनापुर में नारा होगा, लुटेरा भगाओ मीनापुर बचाओ। लेकिन अभी जो बिहार की परिस्थितियां बन गई है कानून व्यवस्था को लेकर के, आपको क्या लगता है कि विधि व्यवस्था जो अभी है उससे आप संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पर कुछ घटनाएं घटी हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन उसी रेशियो में उसी तत्परता के साथ अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर संवेदनशील है। आपको क्या लगता है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के रहते पिछले दिनों जो ग्राफ घटा था, इन दोनों आदमी के रहते हुए ही ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया? कहाँ लैग हो गई, कहाँ चूक हो गई आप लोगों से? नहीं, ऐसा कहना कि चूक हुई है, ये कहने वाले तो कहते हैं कि जंगल राज रिटर्न हो गया। नहीं, जो जिनके जंगल राज तो हम लोग नहीं कहे कभी जंगल राज से भी खराब है। जंगल में भी कुछ कानून होता है, लेकिन हम समझते हैं जो पिछले 15 जब से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, उससे पूर्व में जो सरकार थी बिहार में, वो जंगल राज से भी खराब राज उसको कह लीजिए, तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं था। उससे बहुत अच्छा विधि व्यवस्था के साथ हमारी सरकार चल रही है, इसमें कहीं कोई बिहार में लोकसभा की स्थिति क्या रहेगी? अभी जिस तरह से महागठबंधन बन के उभरा है, आपके गठबंधन से कई आपके साथी उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, जीतन मांझी निकल गए, चंद्रबाबू नायडू निकल गए, अभी शिवसेना भी आपको थोड़ा आंख दिखा ही रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आप 2014 के मुकाबले 2019 में कमजोर पड़ रहे हैं? नहीं, एकदम से हम लोग कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। इन सब जो लोग निकले हैं, इनका जो आधार है, इसको आप कहां से भरपाई करेंगे?
ये सब जो भी लोग निकले हैं, उपेंद्र जी निकले हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी निकले हैं, तो नीतीश जी हमारे साथ आए हैं। नीतीश जी हमारे साथ आए हैं। निश्चित तौर पर अभी जो एबीपी का सर्वे आया है, 40 में 36 सीट, 35 सीट हमें मिला हुआ दिखाया गया है। और हम समझते हैं ये उनका सर में है। हमारा तो दावा है कि हम 40 पर 40 सीट जीतने का काम करें। मतलब आपको लगता है कि एबीपी का जो सर्वे है सही नहीं? एबीपी का सर्वे वो तो फेल कर जाएगा, वो उससे भी ज्यादा सीट हम लोग लेकर के बिहार में एनडीए का विजय पताका लहराएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कुशवाहा समाज पर क्या असर पड़ेगा? उपेंद्र जी अपने निश्चित तौर पर उनका एजेंडा बिहार और देश नहीं रहा है, समाज नहीं रहा है। वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए एनडीए छोड़ने का काम किए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जहां समाज का बेहतरी के लिए जो कोई काम कर रहा है, समाज उसके साथ रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। राजनीति के हालात जो बदल रहे हैं, अभी जो आपका एनडीए में सीटों का समझौता हुआ, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि आपके खेमे में भी लोग हतोत्साह हैं, निराश हैं। तो एक निराश सिपाही मैदानी जंग में किस प्रकार उतरेगा, कैसा काम करेगा? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे, कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के आधार हैं। और किसी पार्टी होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ट है, इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। हमारे पार्टी का सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, देन मैन। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहें, इन विचारों से लैस होकर के वो काम करते हैं। उनका अपने लिए कोई सोच नहीं होता, उनके लिए देश प्रथम होता है, पार्टी दूसरे स्थान पर होती है। तो सीट कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों को केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार बनानी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हम समझते हैं इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। वो देश के निर्माण के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा मेरा मानना है। लोकसभा में इतना बड़ा सीट शेयर लेके जदयू आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपने ऐसा सोचा था? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर डिसीजन लेते हैं। ये उनका निचले स्तर के कार्यकर्ता इसको किस रूप में लेते हैं? निचले स्तर के भी कार्यकर्ता इसको, जो भी पार्टी का आदेश होता है, जो फैसला लेती है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निष्ठावान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। उनको उस आदेश को सिरोधार्य करने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1 सेकेंड का भी देरी नहीं करता। जब लोकसभा में आप इतना सीट शेयर जदयू के साथ उनको दे सकते हैं, तो विधानसभा में जाहिर है स्थिति और भी भयानक होगी, और भी ज्यादा सीट वो लेंगे। तो ऐसी अवस्था में आपको अपना भविष्य मीनापुर में कैसा लगता है? एकदम मेरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी हर एक स्तर पर देखने का, परखने का, कौन पार्टी के लिए क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको हर स्तर पर देखने का काम करती है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी में आए कोई विधायक के, सांसद और मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़े कि उसके विचार से प्रभावित होकर के हम जुड़ने का काम किए हैं। पार्टी जहां जिस स्तर पर रखेगी, हम पार्टी के लिए काम करेंगे और हम उसमें खुश रहेंगे। कहीं से उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। टिकट नहीं मिला तो? टिकट मिले या नहीं मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी पार्टी में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे अजय कुमार। आपको भी, केकेएन लाइव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और केकेएन लाइव को अग्रिम 9 वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। केकेएन लाइव भविष्य में बहुत आगे बढ़े, ऐसे ही मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये थे अजय कुमार, जिनको अभी आपने सुना। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।